हेलो एवरीवन, हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे और लास्ट हमारा चल रहा था कि ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। और हमने ख़त्म कर लिया था अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तक। हमने देखा कि नादिर शाह ने मुगलों की कमर तोड़ी, जबकि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की शक्ति को बड़ा झटका दिया। और इन दोनों घटनाओं ने मिलकर भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व का रास्ता और अधिक आसान बना दिया। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण क्या थे, आज हम ये करते हैं। देखिए भाई, मुगल साम्राज्य का विघटन किसी एक घटना से नहीं हुआ था, बल्कि कई आंतरिक और बाहरी कारणों के कारण धीरे धीरे हुआ। अकबर के बाद जो साम्राज्य शक्तिशाली था, वह औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई, उसके बाद तेजी से बिखरने लगा। इसमें सबसे मेन कारण था आपके औरंगजेब की नीतियां कि 27 वर्षों तक दक्कन में लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। युद्धों में खजाना खाली हो गया, सेना थक गई, प्रशासन कमजोर हो गया। इसने जजिया कर दोबारा लगाया, जिससे धार्मिक कट्टरता के कारण राजपूत, मराठा, जाट, सिख सब नाराज हो गए। परिणाम क्या हुआ इस चीज का? साम्राज्य नींव कमजोर हो गई। फिर उत्तराधिकारी का संघर्ष। अब देखिए, उत्तराधिकारी के संघर्ष हो रहे थे, कमजोर उत्तराधिकारी थे, शाही षड्यंत्र हो रहे थे। गद्दी के उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम ही नहीं था। हर सम्राट की मृत्यु के बाद राजकुमारों में युद्ध होता था। इसमें सेना, धन, प्रशासन कमजोर हो गए। कमजोर उत्तराधिकारी आए, जैसे औरंगजेब के बाद कोई भी शासक अकबर जैसा सक्षम नहीं था। बादशाह अमीरों और दरबारियों के प्रभाव में रहने लगे थे। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हुई तो अमीरों की गुटबाजी भी स्टार्ट होगी। जैसे आपके ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी अमीरों में संघर्ष हुआ। सैयद बंधु, जिनको हम किंग मेकर्स के नाम से जानते हैं, दोनों भाइयों को, इन जैसे शक्तिशाली अमीर बादशाह बनाने और हटाने लगे थे। दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था और मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था में भी संकट आ गया था। योग्य मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई और पर्याप्त जागीरें नहीं बची। मनसबदार किसानों से अधिक कर वसूलने लगे। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ गई। आर्थिक संकट भी छा गया। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा कि भाई आर्थिक संकट छा गया। लगातार जो युद्ध हो रहे थे, लंबे युद्धों से शाही खजाना खाली हो गया। व्यापार और कृषि प्रभावित हुए और सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिला। किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया। प्रांतीय राज्यों का स्वतंत्र होना, भाई केंद्र कमजोर होते गए। कई सूबेदार स्वतंत्र हुए, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। केवल नाम मात्र ये मुगल सम्राट को मानते थे। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया, जैसे आपके मराठा उदय हुआ, सिख का उदय हुआ, जाटों का, राजपूतों का। इन शक्तियों ने मुगल साम्राज्य को लगातार चुनौती दी। आपके विदेशी आक्रमण हो रहे थे। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। भाई दिल्ली की लूट हुई, कोहिनूर को लूटा, कोहिनूर हीरा ले गया अपने साथ, मयूर सिंहासन को लूट के ले गया। अहमद शाह दुरानी का आक्रमण बार बार में हो रहा था 1748 से लेकर 1767 तक। विशेषकर इसमें हम जोड़ देंगे 1761 का आपका जो तीसरा पानीपत का युद्ध था। फिर यहाँ पे आपकी यूरोपियन शक्तियों का भाई हस्तक्षेप था। अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो रहा था। अंग्रेज व्यापार के बहाने भारत आए, भारतीय शासकों की आपसी फूट का लाभ उठाए और 1757 के प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। यही क्या था? यही था इनके विघटन का कारण। औरंगजेब की नीतियां, उत्तराधिकार का युद्ध, कमजोर उत्तराधिकारी, अमीरों की गुटबाजी, मनसबदारी, जगीरदारी व्यवस्था का संकट, आर्थिक संकट, प्रांतीय राज्यों की स्वतंत्रता, मराठा, सिख, जाट और राजपूतों का उदय, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप। तो कुल मिला के हम क्या निष्कर्ष कह सकते हैं? मुगल साम्राज्य का विघटन आंतरिक कमजोरियों यानी कि कमजोर शासन, उनका आर्थिक संकट, उत्तराधिकारी युद्ध, गुटबाजी और बाहरी चुनौतियां यानी कि विद्रोह, विदेशी आक्रमण और अंग्रेजों का हस्तक्षेप, इनके संयुक्त प्रभाव से हुआ। और यही विघटन आगे चलकर भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का प्रमुख आधार बना। देखिए भाई, ये चीज हमने कर ली कि विघटन के कारण क्या थे। देखिए, हम एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। 8वीं शताब्दी के मिडल टाइम तक, मध्य तक मुगल साम्राज्य अनेक आंतरिक और बाह्य
आक्रमणों से कमजोर होकर विघटित हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी और शाही षड्यंत्र हो रहे थे। औरंगजेब के बाद सक्षम उत्तराधिकारी नहीं हुआ। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, षड्यंत्र, मराठा, राजपूत, इन सब ने साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। मुगल सम्राट केवल नाम मात्र का शासक रह गया। प्रांतों में सूबेदार, जागीरदार, नवाब स्वतंत्र होते गए और केंद्रीय नियंत्रण समाप्त हो गया। जागीरदार जो मनसबदारी थी, आपकी जागीरदारी थी, इसकी व्यवस्था का संकट आया। भाई आप देखोगे कि उपयुक्त जागीरों की कमी, जागीरों का बार बार स्थानांतरण यानी कि उनका तबादला और जागीरदारों की बढ़ती स्वेच्छाचारिता से व्यवस्था चरमरा गई थी। आर्थिक संकट आया भाई, लगातार युद्ध, विशाल सेना के खर्च, दरबार की फिजूल खर्ची, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण राजस्व घटा और खजाना हमारा खाली हो गया। प्रशासनिक तंत्र का पतन हुआ। अयोग्य, भ्रष्ट और स्वार्थी उत्तराधिकारी या अधिकारी कह दो, इनकी नियुक्ति हुई। पदों की बिक्री, कानून व्यवस्था का अभाव और जनता पर अत्याचार से प्रशासन दुर्लभ हो गया। सेना बल की कमजोरी, विशाल सेना होने के बावजूद सैनिकों को वेतन समय पर नहीं मिलता था, जिससे असंतोष बढ़ा। तोपखाना, घुड़सवार, पैदल सेना यूरोपीय शक्तियों की तुलना में पिछड़ गए थे। लगातार युद्ध और आक्रमण हो रहे थे। मराठों के साथ निरंतर युद्ध, नादिर शाह का जैसे 1739 का, अहमद शाह अब्दाली का 1748 से 67 का, इनके आक्रमणों ने साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। धार्मिक असहिष्णुता, औरंगजेब की कट्टर नीतियां जैसे जजिया कर दोबारा लागू करना, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं को विशेषतः राजपूत, जाट, सिख और मराठा में असंतोष फैल गया, तो जिससे विद्रोह हुआ। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया जैसे मराठा, सिख, जाट, रोहिला, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मसूर आदि इन प्रांतों में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्य उभर कर आए और मुगल सत्ता को इन लोगों ने चुनौती दी। फिर देखिए यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप हुआ। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच व्यापार करने के बहाने राजनीति में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाई। इन सब से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? उपयुक्त सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई, केंद्रीय सत्ता नाम मात्र रह गई और भारत अनेक स्वतंत्र, अर्ध स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर यूरोपीय शक्तियां, विशेषकर अंग्रेज, आगे चलकर भारत के स्वामी बन गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया क्या है। अभी तक हमने देखा कि कारण क्या है, क्या रीजंस थे। अब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के विघटन का प्रोसेस क्या था। देखिए 13वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय शक्ति चरम पर थी, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद साम्राज्य का विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया और ये विघटन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि लगभग 150 वर्षों में यानी कि 1707 से 1857 तक धीरे धीरे चलता रहा। इसमें हम अगर पहले बात करें 1707 से 1712, जिसमें आपके बहादुर शाह प्रथम आए थे। 1707 से 1712 आपके बहादुर शाह प्रथम थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया। बहादुर शाह प्रथम किसी तरह सम्राट बना रहा। उसने विद्रोह शांत करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। मराठा, सिख, जाट, राजपूत उसे लगातार चुनौती दे रहे थे। क्या रिजल्ट निकला? मुगल सत्ता की पकड़ कमजोर हो गई। और फिर हम बात करते हैं 1712 से 1720। 1712 से 1720 मैंने इसमें किया नहीं क्या मेंशन? अगर मैंने नहीं मेंशन किया तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, नोट्स में कर लेते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं 1717 से 1712 के बीच की स्टोरी। 1712 से 1720 के बीच में क्या हुआ? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। 1712 में हुई। इसकी मृत्यु के बाद फिर से उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हुआ। अब यहां पे आपका जहांदार शासक बनता है, जिसको आप फर्रुखशियर कहते हो। जहांदार शाह सम्राट बना। फिर आपका फर्रुखशियर बना।
फर्रुखशियर जब गद्दी पर बैठा तो जो आपके किंग मेकर्स थे, कौन? सैयद बंधु बादशाह बनाने और हटाने लगे। परिणाम क्या हुआ? बादशाह शक्तिहीन हो गया और अमीर और भी शक्तिशाली हो गए। फिर हम बात करते हैं 1719 से लेकर 48 तक, या 1720 से लेकर 1739 तक कह दो, या 48 तक कह दो। तो देखो क्या हुआ था 1720 से लेकर 1700 में इसको भाई करवाऊंगी, क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जब तक मैं करवाना दूं। देखो आप, फिर अब हम बात करते हैं 1720 से लेकर 1739 तक। 1720 से 39 में हमने क्या देखा कि भाई केंद्रीय जो सत्ता थी आपकी, केंद्रीय सत्ता कमजोर होते ही सूबेदार स्वतंत्र हो गए। जैसे आपका बंगाल मुर्शीद कुली खां, जैसे आपका अवध सादत खान, जैसे आपका हैदराबाद निजामुल मुल्क, हो गया। ये केवल नाम मात्र के लिए मुगलों को मानते थे। उसी समय मराठा शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी और उत्तर भारत तक पहुंच गई थी। फिर हम बात करते हैं 1739 की। वी नो दैट 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया, नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो करनाल में युद्ध हुआ। यहां क्या था? मुगल हार गए, मुगल हारे और दिल्ली पर कब्जा हुआ। ये दो रीजन बने। दिल्ली को लूटा, दिल्ली की लूट, ठीक है। जैसे आपके यहां हजारों लोग मारे गए। और क्या क्या हुआ? जैसे आपका कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटा गया। ठीक है, शाही खजाना लगभग खाली हो गया था। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो चुके। फिर आपका 1748 से 1761 तक का टाइम आता है। इस टाइम हमने क्या देखा? जो आपका अहमद शाह अब्दाली कह दो, दुर्रानी कह दो, बोथ आर सेम, क्योंकि दुर्रानी इसका क्या था? वंश था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे थे और कल मैं डिटेल करवा चुकी किस टाइम क्या आक्रमण हुआ। जैसे आपका अहमद शाह जो दुर्रानी था, इसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, पंजाब पर कब्जा किया, दिल्ली तक पहुंचा और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मराठों की हार हुई, लेकिन मुगल भी कमजोर नहीं हो उसके। परिणाम क्या हुआ? उत्तर भारत में सत्ता का शून्य पैदा हो गया, यानी कि पावर वैक्यूम पैदा हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद आपका चरण आता है 1757 से लेकर 1765 तक का। इस समय हमने देखा कि अंग्रेज 1757 और 1764 में आपका प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ रहे हैं। ये दो कहानी बन गई। क्या क्या कहानी बनी? प्लासी का युद्ध, बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कर ली, तो अंग्रेज भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरे। फिर 1765 से लेकर आपका 1857 तक का जो टाइम पीरियड था, भाई मुगल सम्राट केवल दिल्ली तक सीमित रह गए, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बादशाह अंग्रेजों की पेंशन पर निर्भर हो गए। फिर आपका 1857 का था, हमने देखा था कि जो आपका बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर कह दो या इसको बहादुर शाह द्वितीय कह दो, एक ही है ये। 1857 के प्रथम संग्राम में भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया था। विद्रोह असफल होने पर अंग्रेजों ने बहादुर शाह को
गिरफ्तार किया, उन्हें रंगून यानी कि जो आपका आज का वर्तमान में म्यांमार है, यहाँ निर्वासित कर दिया था और 1858 में मुगल साम्राज्य का आधिकारिक अंत हो गया था। तो देखिए कैसे प्रक्रिया चली। औरंगजेब की मृत्यु से स्टार्ट हुई उत्तराधिकारी युद्ध, कमजोर बादशाह, अमीरों की गुटबाजी, प्रांतीय राज्यों का स्वतंत्र होना, मराठा, सिख, जाट और राजपूतों का उदय, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, 1748 से 1767 तक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, अंग्रेजों का हस्तक्षेप जैसे प्लासी वॉर, बक्सर वॉर, मुगल सम्राट केवल नाम मात्र के शासक रहे और 1857 का विद्रोह हुआ तो मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो मुगल साम्राज्य का विघटन एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु से शुरू हुई। औरंगजेब की, अंग्रेजों की नहीं, औरंगजेब की मृत्यु से शुरू हुई थी और आंतरिक कमजोरियां, प्रांतीय विद्रोह, विदेशी आक्रमण और अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप से मिलकर इस साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। समझ में आ गया? तो चलो एक बार नोट्स देख लेते हैं इसके कि क्या चीज़ हुई थी। तो देखिए मुगल साम्राज्य के विघटन का रीज़न जो हमारे नोट्स में है वो क्या है। मुगल साम्राज्य का विघटन एक लंबी और कार्मिक प्रक्रिया थी और औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद तेजी से बढ़ी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ, बहादुर शाह प्रथम विजयी हुआ। 1707 से 1712 के बीच में बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह, फर्रुखशियर, उर्जात, आपका रफीउद्दौला आदि अल्पकालिक समय के लिए आए थे। भैया 1707 से लेके 1719 है, ठीक है। इस टाइप के आपके शासक आए थे जो तीन तीन महीने के लिए भी रहे थे, जैसे रफीउद्दौला, रफीउज्जात आदि अल्पकालिक शासक आए और दरबार में षड्यंत्र, गुटबाजी और सत्ता का संघर्ष बढ़ा। फिर 1719 से 48 सैयद बंधुओं का वर्चस्व, आपके दरबार में राजनीति का पूरा नियंत्रण, सम्राट कठपुतली बन गए, इसमें केंद्रीय सत्ता की प्रतिष्ठा और घट गई। 1748 से लेकर 67 तक भाई अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, कई बार उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिल्ली लूटी, धन संपत्ति नष्ट वगैरह सब किया गया। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में जो आपकी इलाहाबाद की संधि हुई, वहां से इनको अंग्रेजों की सत्ता असल रूप में स्टार्ट हुई थी, समाप्त कह रही हूँ। 1765 के बाद अंग्रेजों का वास्तविक प्रभुत्व, मुगल सम्राट केवल नाम मात्र शासक रह गया और अंग्रेज ही सत्ता के असली स्वामी बन गए। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि औरंगजेब के बाद लगभग 60 वर्षों में मुगल साम्राज्य पूरी तरह विघटित हो गया और भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। अंग्रेजों ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707, नादिर शाह का आक्रमण 1739, अहमद शाह अब्दाली 1748 से 67 तक आक्रमण किए, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और दीवानी अधिकार मिला 1765 में। आई गेस इतनी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश विजय हुए उस टाइम जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद क्या समस्याएं आई। तो देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगल साम्राज्य के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था, इसलिए उसके रहते साम्राज्य किसी तरह एकजुट था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कोई भी उतना सक्षम शासक नहीं मिला और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। जैसे आपके उत्तराधिकारी की समस्या आई, मुगलों के उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम ही नहीं था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जैसे इसके 3 बेटे थे, 3 बेटे जैसे आपके भाई, वैसे तो इसके 5 बेटे थे, 2 तो मर गए थे। मोहम्मद आजम था, जैसे आपका मोहम्मद आजम शाह था। दूसरा बेटा कौन था इसका, मोहम्मद मुअज्जम था। तीसरा बेटा कौन था, कामबख्श था। ये तीनों क्या कर रहे थे, ये मोहम्मद मुअज्जम, ये आपका बहादुर शाह प्रथम है भाई, इस चीज को याद रखना। ये तीनों क्या कर रहे थे, इन तीनों के बीच में गद्दी के लिए युद्ध हुआ। अंत में आपका जो मोहम्मद मुअज्जम है ये विजयी होता है। तो सेना और खजाने की शक्ति कमजोर हो गई। उसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी आगे, जैसे बहादुर शाह प्रथम के बाद आपका जहांदार आया, फर्रुखशियर आया, मोहम्मद शाह आया।
आदि शासक कमजोर शासक सिद्ध हुए। इसमें से अधिकांश प्रभावशाली प्रशासक नहीं थे। बादशाहों का नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होने लगा। दरबार में गुटबाजी होने लगी। तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी ये गुट आपस में बट गए। प्रांतीय राज्यों का स्वतंत्र हुए, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये स्वतंत्र हो गए। मराठों उन्हें अपना जो मराठों ने दक्कन से निकलकर मालवा, गुजरात, उत्तर भारत पे अपना प्रभुत्व बढ़ाया। वे मुगल से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे थे। जाटों ने भरतपुर में अपनी शक्ति बढ़ाई। सिखों ने पंजाब में संगठित होकर मुगल सत्ता को चुनौती दी और कई राजपूत शासकों ने भी स्वतंत्र नीति अपनाई। लंबे युद्धों से शाही खजाना खाली था। कर वसूली कम होने लगी थी। किसानों पर कर का बोझ बढ़ा। सेना पर को समय पर वेतन देना कठिन हो गया। मनसबदारों को पर्याप्त जागीरें नहीं मिल रही थी। भ्रष्टाचार और किसानों का शोषण बढ़ा। प्रशासन कमजोर हुआ। फिर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली का अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो रहा था। तो यही क्या थे, यही इसके बाद की सबसे बड़ी समस्याएं थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य आंतरिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक कमजोरी, प्रांतीय विद्रोह और बाहरी आक्रमणों से घिर गया। इन्हीं समस्या ने आगे चलकर मुगल साम्राज्य के विघटन और भारत में अंग्रेजी सत्ता के उदय को प्रशस्त किया। ठीक है, तो देखिए औरंगजेब के बाद की समस्याएं हमने कर ली, आपको आई गेस अच्छे से समझ में आ गई। फिर उसके बाद आता है कि दो वर्गों द्वारा राज्य शक्ति में हिस्सेदारी कैसे आई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद मुगल सम्राट कमजोर हो गया। इसका फायदा उठाकर दो प्रमुख वर्ग राज्य की वास्तविक शक्ति में हिस्सेदारी बन गए। एक तो आपके दरबारी अमीर, ठीक है, और दूसरे आपके प्रांतीय सूबेदार। ठीक है, ये थे आपके दरबारी अमीर। कौन थे ये आपके, जैसे कुलीन वर्ग हो गया आपका, कुलीन वर्ग उच्च अधिकारी, और एक आपका जमींदार वर्ग, प्रांतीय सूबेदार और क्षेत्रीय शासक। जो आपके नोबेलिटी थे, इनको हम क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं भाई, नोबल पर्सन बोल देते, तो नोबेलिटी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जो आपके दरबारी अमीर थे, इसमें आपके तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी अमीर शामिल थे। कौन कौन से थे भाई इसमें, जैसे आपके ईरानी, तुरानी, यहाँ पे लिख दूं, ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी अमीर। ये शामिल थे। ये सेना और प्रशासन के बड़े पर्दों पर थे, पर्दों पे कह रही हूँ, पदों पर थे, और बादशाहों को गद्दी पर बैठाने और उतारने का सारा जिम्मा इन्होंने अपने सर पे ले लिया। उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका उठाई। जैसे सैयद बंधु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्हें आप किंग मेकर्स कहते हैं। फिर बात करते हैं हम हमारे जमींदार वर्ग, प्रांतीय जो सूबेदार थे, क्षेत्रीय प्रशासक थे। केंद्र की कमजोरी का लाभ उठाकर, जैसे आपका बंगाल हो गया, बिहार हो, बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, इसके सूबेदार स्वतंत्र हो गए। ये अपने क्षेत्रों में कर वसूलने लगे, सेना रखते और प्रशासन चलाते थे। केवल औपचारिक रूप से मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकला, राज्य शक्ति का केंद्रीयकरण समाप्त हो गया। केवल बादशाह केवल नाम मात्र का शासक रह गया। साम्राज्य कई शक्तिशाली क्षेत्रों में बट गया, और यही स्थिति आगे चलकर अंग्रेजों के लिए भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का इनको अवसर मिल गया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में राज्य शक्ति पर दरबारी अमीरों और प्रांतीय शासकों का प्रभाव बढ़ गया, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होकर राज्य के विघटन की प्रक्रिया तेज हुई। तो देखिए, जमींदारी वर्ग की अगर हम बात करें, तो जमींदारों का संबंध स्थानीय भूमि से था। किससे संबंध था, स्थानीय भूमि से था। ये गांव के स्वामियों के रूप में जाने जाते थे। इनने राजस्व वसूली में सहायता की और बदले में भूमि प्राप्त की। जमींदारों की शक्ति स्थानीय स्तर पर अधिक थी। इनके पास अपनी निजी सेना भी होती थी, और समय समय पर ये विद्रोह करते और स्वतंत्रता का दावा करते थे। जैसे आपके अवध वगैरह स्वतंत्र हुए, बंगाल, अवध, हैदराबाद। फिर अगर हम उच्च वर्ग की बात करें, तो इस वर्ग में, एक सेकेंड, इसमें जागीरदार, मनसबदार और उच्च अधिकारी इन्होंने डाल दिए यहाँ पर। जागीरदार, हाँ भाई जागीरदार आएगा, क्योंकि ये तो जमींदार हो गए, ये तो आपके क्षेत्रीय वो थे ना। इसमें मुगल शासक से जागीरें मिलती थी और बदले में वे सेवा करते थे। दरबार, सेना, प्रशासन, न्याय में इनकी भूमिका होती थी। फॉर एग्जाम्पल आपके जो किंग मेकर्स थे,
ये प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख पदों पर नियुक्त होते थे और समय समय पर ये स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए। अब देखिए, दोनों वर्गों की परस्पर स्पर्धा, स्वार्थ और शक्ति संघर्ष के कारण मुगल राज्य एकदम कमजोर हुआ। फिर हम बात करते हैं कि विभिन्न शक्तियों का उदय कैसे हुआ, भारत में कौन कौन सी शक्ति उभर कर आई। तो देखिए, जब क्षेत्रीय शक्ति 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उभर कर आई, उसमें हम बात करते हैं मराठा शक्ति की। ये काफ़ी छोटा हो गया भाई, इसको बड़ा करूं तो पेज पे नहीं आए, छोटा करूं तो आप लोगों को दिखे नहीं। नेक्स्ट टाइम इस चीज़ पे मैं ध्यान दूंगी, अब की बार मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलो देखते हैं मराठा शक्ति। मराठा शक्ति का उदय हुआ। संस्थापक कौन थे आपके? शिवाजी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति तेजी से बढ़ी। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और उत्तर भारत तक प्रभाव स्थापित किया। मुगल से चौथ और सरदेशमुखी वसूली 18वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली भारतीय शक्ति बनी। फिर आपके किसका उदय हुआ? देखो, मराठा शक्ति का उदय हुआ। फिर बंगाल शक्ति का उदय हुआ। जैसे आपके मुर्शिद कुली खां संस्थापक थे। राजधानी कौन सी बनाई इन्होंने? मुर्शिदाबाद बनाई। और बंगाल आर्थिक रूप से समृद्ध प्रांत बन गया। नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट को मानते थे। फिर जैसे अवध की शक्ति भई आई, सादत अली खां थे। फैजाबाद इनकी राजधानी थी, बाद में लखनऊ बनाई थी। अवध एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। फिर जैसे आपका हैदराबाद का उदय हुआ। भाई संस्थापक कौन थे? आसफ जहां थे। निजामुल मुल्क थे। दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। फिर आपके सिख शक्ति का उदय हुआ। जैसे गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख शक्ति संगठित हुई। बाद में मिसलों का गठन हुआ। आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य स्थापित किया। फिर जैसे आपकी जाट शक्ति उभर कर आई। जाटों ने भरतपुर में अपना राज्य स्थापित किया और प्रमुख शासकों में बदन सिंह, सूरजमल को विशेष स्थान प्राप्त है इनमें। फिर आपके राजपूतों का उदय हुआ। राजपूत जैसे आपके भाई, यहाँ पे मैंने राजपूतों का नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी। भी राजपूतों का उदय भी बीच में लिख लो, यहाँ लिख लो, राजपूतों का भी उदय हुआ था। राजपूतों का भी उदय हुआ। जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन सबको हम डिटेल में करेंगे। इन राज्यों ने मुगल नियंत्रण में काफी हद तक स्वतंत्र नीति अपनाई। जैसे आपकी मैसूर की शक्ति थी। कौन सी भाई? मैसूर शक्ति होगी। जैसे आपकी कौन सी शक्ति होगी? मैसूर की शक्ति होगी। दक्षिण भारत में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बना। आगे चलकर जैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इसे और मजबूत किया और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। जैसे आपकी रोहिला शक्ति थी। रोहिलखंड वर्तमान का उत्तर प्रदेश में, रोहिला अफगानों में अपनी शक्ति स्थापित की। तो विभिन्न शक्तियों के उदय के कारण क्या हुए? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर सत्ता, वही उत्तराधिकारी युद्ध, प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा, आर्थिक संकट, मुगल सेना की कमजोरी और स्थानीय शासकों का बढ़ता प्रभाव। इसका रिजल्ट क्या निकला? मुगल साम्राज्य का विघटन तेजी से हुआ। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। राज्यों में आपसी संघर्ष बढ़ा और अंग्रेजों ने इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर धीरे धीरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो अंग्रेजों की, औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल सत्ता कमजोर हुई, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, आपसी संघर्ष हुआ, अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। समझ में आ गया? तो देखिए, एक बार कर लेते हैं हम हमारे नोट्सों में से भी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता के कमजोर होने से विभिन्न क्षेत्रों में नई शक्तियों का उदय हुआ। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा शक्ति उत्तर और दक्षिण भारत में फैल गई और पेशवाओं के नेतृत्व में यह मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनी। भरतपुर के जाट शासक जैसे सूरजमल ने आगरा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाई। गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों में संगठित होकर पंजाब ने अपनी शक्ति स्थापित की। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य स्थापित किया। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने मुगल सत्ता से काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। अवध के नवाब सादत खान, सफदरजंग, सुजाउद्दौलादी ने स्वतंत्र शासकों की तरह शासन किया। दक्षिण भारत में हैदर अली, टीपू सुल्तान ने मैसूर में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। निजाम उल मुल्क, जिसको हम आशफ जहां के नाम से भी जानते हैं, इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना और स्वतंत्र शासक यहाँ पे बने।
तो देखिए, इन सभी क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल साम्राज्य की सत्ता को समाप्त कर दिया और भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आ गए। तो देखिए, इसका हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मुगल साम्राज्य कमजोर और अशक्त हो चुका था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य दुर्बलताओं के कारण मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष जारी रहे, जिसमें केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई और जमींदार और कुलीन वर्गों की स्वार्थपूर्ण नीतियों ने राज्य शक्ति को बांट दिया। विभिन्न क्षेत्रों में नई शक्तियों के उदय से भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य बन गए। इन परिस्थितियों ने यूरोपीय, विशेषकर अंग्रेजों के लिए भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो ये कुछ एग्जाम फैक्ट्स हैं। ये नादिर शाह का आक्रमण हमें पता है 38-39 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का 48 से 67 तक हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1700 में हुई थी। मराठा शक्ति का उदय 18वीं शताब्दी में, सिख शक्ति का उदय भी 18वीं शताब्दी में हुआ। भारत में अंग्रेजों के विस्तार का मार्ग मुगल साम्राज्य के पतन से प्रशस्त हुआ। इतना मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। इसके बाद हम करेंगे अब आगे का जो हमारा चलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस